आज की वीडियो में बात करेंगे हम बहुप्रतीक्षित लेक्चर के बारे में, जिसका नाम है भौतिक भूगोल के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर आज की वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे आखिरकार बीए फर्स्ट ईयर के भूगोल के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल नाम से आपका प्रश्न पत्र होता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे आते हैं और आखिरकार जैसे ऑब्जेक्टिव वाले हैं तो उनसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और लिखित वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं। इन दोनों को लेकर के साथ में चलेंगे और दोनों को साथ ही साथ बताते चलेंगे। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई पड़ रहे होंगे, यहाँ पर 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हुए हैं। इन्हीं में से प्रश्न आपके आने हैं। लगातार प्रश्न यहाँ से अधिक मात्रा में पूछे गए हैं। हालांकि और भी टॉपिक्स हैं जिनसे प्रश्न पूछे आते हैं, लेकिन 14 ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनसे अधिक मात्रा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में लगभग आपके 70 से 80% मार्क्स आने की संभावना बन जाती है। लिखित वाले हैं तो उनकी ज़्यादा होगी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव वालों को थोड़ा कम हेल्प मिल सकेगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर पूरा का पूरा बता नहीं सकूँगा, क्योंकि यहाँ पर 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के आपके पूछे जाते हैं और 100 अगर आपको वीडियो देखनी है उसको तो 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मतलब कि जो टॉप 100 वीडियो हमने बनाई है भौतिक भूगोल की, मानव भूगोल की, या इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों अलग अलग चीज़ों की हमने बना दी है, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, या इसी प्रकार से एजुकेशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उससे संबंधित आपका लेक्चर अपलोड है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। बड़े आसानी सारे मुद्दे समझ में आ जाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ बीए फर्स्ट ईयर संबंधित ज्योग्राफी पेपर 1 फिजिकल ज्योग्राफी के 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि मैं हर एक वीडियो के अंतर्गत बताता हूँ। आज की वीडियो में हम भौतिक भूगोल के अर्थ और परिभाषा को देखते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करते हुए उसकी प्रकृति को समझेंगे। प्रकृति को समझने के बाद में हम महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में सिद्धांत जो दिए गए उन सिद्धांतों को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें वेगनर का महत्वपूर्ण सिद्धांत है और भी सिद्धांत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत आपके पेपर के अकॉर्डिंग अगर बताऊँ तो वेगनर का महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत है। हालांकि इसकी भी पूर्ण रूप से इनका सिद्धांत पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, सत्ता पर आधारित नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां, इसकी आलोचनाएं होती हैं, उसको भी देख लेंगे हम थोड़ा सा। उसके बाद में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हुए, सियाल सीमा, निफे इत्यादि के बारे में जानते हुए हम मेरे प्यारे दोस्तों दबाव के आधार पर, घनत्व के आधार पर और उसके अंदर तापमान के अकॉर्डिंग, इन सभी के अकॉर्डिंग हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। और पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, पर्वत निर्माणकारी हलचल या फिर उससे संबंधित जो बल होते हैं वह कौन से बल होते हैं, उसमें एक सिद्धांत फेमस है आपका भू अभिनति सिद्धांत, जो कि कोबर महोदय का है। इसी को कोबर का भू सन्नति सिद्धांत भी हम कहते हैं। तो कोबर का भू सन्नति सिद्धांत या कोबर का भू अभिनति सिद्धांत। और एक सिद्धांत यहाँ पर आपका प्लेट टेक्टोनिक, जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वह भी पर्वत निर्माण को लेकर के एक अच्छी भूमिका निभाती है। और पर्वत निर्माण को लेकर के एक प्रकार से सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर मैं बात बताऊं तो ये आपका यही होता है प्लेट विवर्तन के सिद्धांतों के ध्यान रखें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, तो इसको हम देखेंगे। उसके बाद में हम भौगोलिक चीज़ों में भौगोलिक अपर्दन देखेंगे और जो है भौगोलिक अपर्दन चक्र देखेंगे। उसके भौगोलिक चक्र और अपर्दन चक्र जो कि डेविस और पेंक, इन दोनों ने अलग अलग हिसाब से जो है अपर्दन या फिर भौगोलिक चक्र के, अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र के सिद्धांत दिए हैं, इनको हम थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद में हम और आगे बढ़ते हैं, नदी के कार्य को और स्थलाकृतियों को जानते हुए हम चक्रवात और प्रतिचक्रवात की उत्पत्ति, प्रकार एवं वितरण के मुद्दों को जानते हुए हम जानते हैं। उसके बाद में जलवायु प्रदेश क्या होते हैं इसको जानते हैं। और उसके बाद में वायुदाब पेटियां क्या होती हैं इसके बारे में हम जानते हैं। और उसके बाद में ज्वार भाटा को हम समझते हुए आगे और चलते हैं। ज्वार भाटा कितने प्रकार के होते हैं, उसकी उत्पत्ति सिद्धांत, इसको समझते हुए हम वायुमंडल के में घुस जाते हैं और वायुमंडल की विभिन्न परतों को देखते हुए और जो स्थलाकृतियाँ वायु के द्वारा बनाई जाती हैं उसको समझेंगे। यहाँ पर नदी के द्वारा जो स्थलाकृतियाँ बनाई जाती हैं उनको हम यहाँ पर समझ लेंगे। इसी प्रकार से और आगे आप बढ़ते हैं तो महासागरीय जलधाराओं के बारे में देखेंगे, महासागरों का तापमान देखेंगे और यहाँ पर एक टॉपिक लवणता देखेंगे। तो महासागरों की लवणता, जलधाराएँ कैसी हैं, ठंड है, गर्म है, उनका तापमान कैसा, उसमें लवणता कितनी पाती है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती हैं, जीवोम यानी बायोम क्या होता है, इसको जानते हुए हम ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में अध्ययन करते हुए जीवमंडल की अर्थ परिभाषा एवं उसके संगठकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये थे आपका पूरा का पूरे वीडियो का सिनेरियो। आइए चलते हैं कि को मतलब आसानी से चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात बताना मैं भूल गया, वीडियो को आपको स्किप भी बिल्कुल नहीं करना है, लगातार आपको देखना है वीडियो को और वीडियो को स्किप नहीं करना है। एक बात जान लीजिए, बिल्कुल बीच में समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो आपका भूगोल होता है या कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट होता है या अवधारणात्मक विषय वस्तु होती है, इसलिए इस विषय वस्तु में थोड़ा सा भी आपका एक प्रकार से समय अगर आपने सोचा कि थोड़ा सा स्किप कर दे तो आपका जो है एक प्रकार से समझ सकते हैं उसमें आप अपने जीवन से कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को खो देंगे।
चलिए बात करते हैं यहाँ पर पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका भौतिक भूगोल। किसी भी विषय वस्तु को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसके इतिहास के बारे में, उसके भूगोल के बारे में, उसके ऑटोबायोग्राफी के बारे में हमको जान लेना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे भौतिक भूगोल के अर्थ के बारे में कि भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, भौतिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसका विषय क्षेत्र क्या होता है, प्रकृति क्या होती है। यहाँ पर भौतिक भूगोल की परिभाषा अर्थ को जानने से पहले आपको भूगोल के बारे में भी थोड़ा जानना पड़ेगा। आखिरकार जियोग्राफी जो शब्द है वह किन दो शब्दों से मिलकर के बना है, तो जियो प्लस ग्राफी या दो शब्दों से मिलकर के बना है भूगोल, मतलब कि जियोग्राफी बना है। और जियोग्राफी के शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था वह इरेटोस्थनीज ने किया था। इसीलिए कभी कभी जो है इरेटोस्थनीज को हम क्या कह देते हैं, इरेटोस्थनीज को हम भूगोल का पिता कह देते हैं। जबकि अगर बात करें भूगोल के पिता की वास्तविक रूप से, मतलब कि अगर मैं बात करूं तो मान्यता ज़्यादा प्राप्त है हिकेटियस को। ध्यान रखें कि इसको प्राप्त है हिकेटियस को, और व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे प्रश्न पूछा आता है आपसे, तो यहाँ पर आपको यह पढ़ना अति आवश्यक हो जाता है। भौतिक भूगोल के अर्थ को समझेंगे। भौतिक भूगोल अर्थात जब भी हम बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल को हम दो भागों में पढ़ते हैं। एक तो होता है भूगोल का कला पक्ष और एक होता है जो है विज्ञान पक्ष। तो कला पक्ष जो होता है एक होता है कला पक्ष और एक विज्ञान पक्ष। जो कला पक्ष होता है उसको मानव भूगोल कहते हैं और जो विज्ञान पक्ष होता है उसको भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल की भी बहुत सारी शाखाएं हैं और मानव भूगोल की बहुत सारी शाखाएं हैं, तो उनको हम उप शाखाओं के नाम से जानते हैं। आप बीए थर्ड ईयर में विस्तार से इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बस केवल और केवल भौतिक भूगोल के बारे में देखना है, और सेकंड पेपर आपका मानव भूगोल होता है, उसके बारे में समझेंगे हम सेकंड पेपर में। ओके, तो यहाँ पर भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल सीधा सा मतलब होता है, भौतिक भूगोल जब आप पढ़ते हैं तो आप मेरे प्यारे दोस्तों क्या पढ़ते हैं, स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ते हैं, महासागरों के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो घटित होने वाली जो फिजिकली चीज़ें हैं उनके बारे में हमको अध्ययन करता होता है। जैसे जो जियोग्राफी में आप बोलते हैं भूकंप आता है, भूकंप जो है क्या मानव भूगोल के अंतर्गत आएगा, नहीं आएगा ना। क्या जो है एक प्रकार से जो मौसमी घटनाएं होती हैं, वर्षा होती हैं, ये सब कहीं ना कहीं पे हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, इन सभी का अध्ययन मेरे प्यारे दोस्तों भौतिक भूगोल के अंतर्गत ही का अध्ययन करते हैं। जो आपके सामने टॉपिक्स देखें आपको पता होगा क्या अध्ययन करते हैं। तो इसके अर्थ कुल मिलाकर के भौतिक भूगोल मतलब जिनमें हम भूगोल के भौतिक पक्षों का अध्ययन करते हैं उसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं। परिभाषा इसकी बहुत सारी हैं। अब परिभाषा से संबंधित अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरा जो है बीए के यूट्यूब चैनल पे आपको लेक्चर मिल जाएगा इसका, चैप्टर 1 का, उसको देख लीजिएगा। और विषय क्षेत्र क्या है, विषय क्षेत्र जहाँ पर भौतिक चीज़ें होती, जहाँ पर भी वैज्ञानिकता, भूगोल में कहीं पर भी अगर वैज्ञानिकता आती है तो वहाँ पर भौतिक भूगोल का हम अध्ययन करते हैं। क्योंकि यह भौतिक शब्द जो है आपका क्या है, जो है फिजिक्स से कहीं ना कहीं पे रिलेशन रखता है। आगे प्रकृति, प्रकृति सीधा सा मतलब है भौतिक भूगोल की प्रकृति आपका विज्ञान है। चूँकि पूर्ण रूप से विज्ञान है, भूगोल है, तो भौतिक भूगोल अगर यहाँ पर आपको पढ़ना है तो भौतिक भूगोल पूर्ण रूप से क्या विज्ञान है। हालांकि प्रकृति से संबंधित आपका प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछा था, तो लिखित वालों आपसे प्रश्न पूछेगा कि भौतिक भूगोल के अर्थ को बताती है उसकी विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाओं को बताइए, या इसी प्रकार से भौतिक भूगोल के अर्थ परिभाषा एवं उसकी परिभाषा को बताते हुए उसकी विषय क्षेत्र का विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न पूछेगा, बड़े ही आसानी से आप कर लेंगे, उसमें कोई समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं, अगला है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। यहीं पर पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित भी जो है सिद्धांत आते हैं। तो हालांकि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी वगैरह जो आती हैं सब यहीं कहीं ना कहीं पे आती हैं। जॉर्ज लेमन थ्योरी के द्वारा दी गई थी। बिग बैंग मतलब एक विस्फोट हुआ था, वह विस्फोट क्यों हुआ था, एक गोला था मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम बताना चाहूँ अगर एक गोला था, बिग बैंग थ्योरी समझ लीजिए, जिससे जो है तमाम सारे सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी यही मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। 9 तारक परिकल्पना, बहुत सारी परिकल्पनाएं हैं जो कि फेमस हैं, लेकिन मुख्य रूप से अगर बात करें तो यहाँ पर जो है जो ये फेमस है बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक ऐसा घना गोला था जिसका मतलब कि घनत्व बहुत ज़्यादा था। घनत्व क्या होता है, एक प्रकार से घनत्व चीज़ें होती हैं, मतलब कि एक प्रकार से बहुत ज़्यादा घना हो, जो बहुत ज़्यादा घना होगा उसी को हम क्या कहेंगे, घनत्व कहेंगे। ब्लैक होल का घनत्व बहुत अधिक होता है। अगर ब्लैक होल से हम एक चम्मच मिट्टी ले आएँ, ब्लैक होल समझते हैं जिसमें प्रकाश इधर से उधर नहीं जा सकता, उसको हम ब्लैक होल कहते हैं। आपको ब्लैक होल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ब्लैक होल से अगर आपको एक चम्मच मिट्टी मिल जाए तो लगभग अगर उसको हम तोलेंगे, उसको हम अगर मापेंगे मेरे प्यारे दोस्त, तो उसकी जो एक्चुअल जो है वज़न आएगा उसका, वह वज़न होगा लगभग 10 या 20 हाथियों के बराबर। तो 20 हाथियों के बराबर वह होगा। तो 20 हाथी बराबर एक चम्मच उसकी मिट्टी होती है ब्लैक होल की। तो चूँकि ब्लैक होल की मिट्टी क्यों इतनी जो है वज़न में होती ज़्यादा, चूँकि उसका घनत्व जो है बहुत अधिक मात्रा में, उसका घनत्व ज़्यादा है। घनत्व क्या होता है, घना हुआ। ओके, ध्यान रखिए। दाब क्या होता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। जब भी आप वायु दाब के बारे में करें या फिर जल दबाव पड़ रहा है या वायुमंडलीय दबाव, तो वो दाब पड़ रहा है एक प्रकार से, कितना ही वजन है उसका, दाब होता है। समझ में आई बातें ना। तो
कहीं ना कहीं पे आप तापमान पर, तापमान मतलब कि कितना गर्म है वो चीज़, तो ये सरल भाषा में है। अपर्दन क्या होता है, किसी चीज़ का कट करके बहना अपर्दन कहलाता है, किसी चीज़ करके टूट जाना तो उसी को हम अपक्षय कहते हैं। अपक्षय अपर्दन जब दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया होती है। तो ये सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि अपक्षय और अपर्दन या अनाच्छादन किसे कहते हैं। अपक्षय प्लस अपर्दन लिखा रहेगा तो वही लगा दीजिएगा। ओके, यहाँ पर समझने का प्रयास करें तो एक ऐसा क्या था, एक प्रकार से ब्लैक होल जैसा कोई जो है विषय वस्तु थी, और ब्लैक होल जैसी जो है एक प्रकार से गोला था, और उस गोले का घनत्व बहुत ज़्यादा था। उस गोले का क्या था, घनत्व बहुत ज़्यादा था। अब उस गोले में क्या हुआ, आंतरिक जो कण होते हैं जब ज़्यादा, एक प्रकार से जब स्प्रिंग एक लीजिए आप, और स्प्रिंग को लगातार आप दबा दीजिए पूर्ण रूप से, और दबाने के बाद में स्प्रिंग का घनत्व जो होता है बढ़ जाता है, क्योंकि स्प्रिंग जो है एक प्रकार से चिपक जाती है दोनों में। तो एक समय ऐसा आता है कि स्प्रिंग जो होती है कहीं से थोड़ा अगर जो है कहीं पर कोई मुद्दा पा जाती है तो तुरंत छटक के भाग जाती है स्प्रिंग अलग। तो कहीं ना कहीं पे ठीक उसी प्रकार से हुआ क्या, इसका घनत्व जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, और जब घनत्व मेरे प्यारे दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, और जब घनत्व बढ़ गया आपस में अणुओं में क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी, उसके बाद में इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और बहुत बड़ा विस्फोट होने के बाद में क्या हुआ, ये छोटे छोटे टुकड़ों में पूरे के पूरे ब्रह्मांड की ओर फैलता चला गया। इसी प्रकार से पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैलता चला गया, और जब ऐसे ऐसे पूरा का पूरा ब्रह्मांड फैलता चला गया तो कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों ये जो प्रक्रिया कहलाई, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। एक ही गोले से उत्पन्न हुई है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी क्या, अब इससे पूरी की पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ से आकलन यह लगाया था कि ब्रह्मांड, आप पूछेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे सही व्याख्या कौन करता है, तो बिग बैंग थ्योरी करती सबसे सही व्याख्या। ओके, यहाँ पर वो थोड़ा समझ लीजिए इसके बाद में क्या हुआ, महाविस्फोट का सिद्धांत हुआ। अब महाविस्फोट का सिद्धांत क्या हुआ, एक प्रकार से बहुत सारे जो है ये कण जो इसके अंदर रहे थे वो अलग अलग मात्रा में फैलने लगे, इसीलिए ब्रह्मांड का विस्तार आज भी हो रहा है, ब्रह्मांड लगातार विस्तृत हो रहा है मेरे प्यारे दोस्त। ये आप भी आपको ध्यान रखना, तो लगातार ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार हो ही रहा है। और वहाँ पर लोगों ने यह भी बताया, और एक सिद्धांत आया महासंकुचन का सिद्धांत, महाविस्फोट का सिद्धांत ये है ही, महासंकुचन का सिद्धांत भी आया। उस सिद्धांत के तहत जिस प्रकार से या गोले से, एक ही गोले से, एक ही जो है घनत्व, अधिक घनत्व वाले गोले से जिस प्रकार से सारे के सारे पिंड अलग हुए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ठीक उसी प्रकार से एक समय ऐसा आएगा कि सारे के सारे गोले जो होंगे इसी फिर से केंद्रित हो जाएंगे, फिर से इकट्ठा हो जाएंगे। यह बातें भी बताई गई विद्वानों के द्वारा। तो हालांकि ये दोनों के एक प्रकार से यही सबसे अच्छा सिद्धांत है, और यह मान्य भी अभी तक यही चल रहा है। अब कोई अगर इससे अच्छा सिद्धांत आया था पृथ्वी की उत्पत्ति या ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित, तो उसको हम जो है एक प्रकार से महानता या फिर उसको हम देंगे जो है वरीयता। तो समझ में आई बातें। तो कहीं ना कहीं पे जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, इसी ब्रह्मांड में क्या हुआ, ये ब्रह्मांड बन गया, इसी में असंख्य तारामंडल, असंख्य सूर्य चंद्रमा, असंख्य पृथ्वियाँ, बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जो कि पृथ्वी के समान है, सूर्य के समान है। कुछ पता ही नहीं है कि ब्रह्मांड में क्या क्या चीज़ें, अभी तक इतना विज्ञान आगे नहीं गया खगोलशास्त्र कि वहाँ तक सारे के सारे चीज़ों को पता लगा दे। अब यहाँ पर सबसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कि जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा आपका है सूर्य। ध्यान रखेंगे, आप प्राक्सिमा सेंचुरी लगा देते हैं तो प्राक्सिमा सेंचुरी सूर्य का सबसे नज़दीकी तारा है। जबकि आपसे पूछे पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, हमारा सबसे नज़दीकी तारा, तो हमारा सबसे नज़दीकी तारा क्या है, आपका या हमारा मेरे प्यारे दोस्तों सूर्य सबसे नज़दीकी तारा है। दूसरे नंबर पर कौन है, प्राक्सिमा सेंचुरी है। ध्यान रखेंगे इतने, क्या है, प्राक्सिमा सेंचुरी दूसरे नंबर का है। ओके, तो कहीं ना कहीं पे उसमें क्या हुआ है, ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड के बाद में हुआ क्या, ब्रह्मांड के बाद में सौर मंडल मान लेते हैं, ये सौर मंडल बन गया। सौर मंडल में क्या हुआ, सौर मंडल से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, नवतारक परिकल्पना वगैरह बहुत सारे हैं। और अद्वैतवाद, फिर द्वैतवाद, मतलब कि 2 तारे से हुआ है, 1 तारे से हुआ है, इसी प्रकार से लोग बताते हैं। उसको हम समझे किसी दिन जो है नवतारक धूल परिकल्पना हुई। उसके बाद में जो है इसी प्रकार से एक परिकल्पना है जो बादल, मतलब गैस के अणुओं के द्वारा हुई, बादलों के द्वारा हुई, क्लाउड्स के द्वारा, वो समझते हैं। तो यहाँ पर सूर्य हुआ, तो सूर्य एक पिंड हुआ, और सूर्य के जो है सूर्य से कहीं ना कहीं पे जो ग्रह निकले उनका नाम क्या पड़ा, उन्हीं के ऐसे मान लेते हैं। बुध हुआ, बुध मंगल, इसी प्रकार से बुध शुक्र पृथ्वी, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए अरुण वरुण जो है बृहस्पति, इसी प्रकार से बहुत सारे जो है ग्रह बनते गए। तो यहाँ पर सौर मंडल की उत्पत्ति हुई। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर आपको महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पे यहाँ पे आपको सौर मंडल के बारे में भी थोड़ा बहुत अध्ययन होना चाहिए। सौर मंडल से आपसे प्रश्न पूछेगा कि कौन सा ऐसा तारा जो कि सांझ का तारा कहलाता है, भोर का तारा कहलाता है। शुक्र को हम सांझ का तारा
तारा, भोर का तारा इत्यादि तारा कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा यहाँ से कि ऑब्जेक्टिव बोलो, आपसे प्रश्न पूछेगा क्या, आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि जो है एंटी क्लॉक मतलब कि जो है उल्टा चक्कर लगाते हैं, मतलब कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, मतलब कि एक प्रकार से पृथ्वी ये सब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, लेकिन कौन से ऐसे ग्रह हैं कि जो कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो शुक्र और अरुण, शायद शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह हैं जो कि जो है पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। ओके, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो इसको भी सौरमंडल के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। हालांकि आपने बचपन में उसको पढ़ा होगा तो उसके बारे में इसीलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया, आपको सारी बातें पता होंगी। ओके, तो ये था आपका जो है, इसी प्रकार सूर्य की उत्पत्ति हुई, इसमें बहुत सारी पृथ्वी हुई, मतलब बहुत सारी पृथ्वी, क्या पृथ्वी एक ही है अपनी जिस पर जीवन है, लेकिन हो सकता है और भी जीवन कहीं पर हो, इसका कोई पता नहीं लगा है अभी तक कि यहाँ कहाँ पर जीवन है कहाँ पर नहीं है। चले आगे बढ़ते हैं, तो इसको हमने समझा। अब यहाँ पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है उसके बाद में हम क्या करते हैं, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है हमारी, उसके बाद में ये परिकल्पना वगैरह हो जाती है। किसी दिन अलग अलग परिकल्पनाओं को हम समझने का प्रयास करेंगे अगर टाइम मिला तो, और एक एक परिकल्पनाओं को समझेंगे तब आपको विस्तार से सारी मुद्दे समझ में आएंगे क्या क्या होता है। इस समय मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा आपको बताता चलता हूँ कि हाँ जो है आपका भी जो है थोड़ा तैयार ही हो जाए इसी बहाने। वैसे जल्दी टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करने का प्रयास करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक। चले यहाँ पर अब दूसरा मुद्दा आपका आता है, तो महाद्वीपों का जो है उत्पत्ति कैसे हुई, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके संबंध में वेगनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है क्या, इसको थोड़ा समझ लीजिए। वेगनर महोदय ने बताया मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर समझने का प्रयास करेंगे, छोटा सा चित्र यहाँ पर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, आपसे एग्जाम में पूछे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, आपसे एग्जाम में पूछे पृथ्वी का आकार कैसा, क्या बताएंगे, जियाड आकार पृथ्वी का है। कैसी है, ना तो अंडाकार है ना गोलाकार है, पृथ्वी कैसी है, जियाड आकार है, जियाब आकार, हिंदी में जियाब, अंग्रेजी में जियाड, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त समझने का प्रयास करें। इन्होंने कहा, वेगनर महोदय ने लगभग 1912 ईस्वी के आसपास का सिद्धांत है इनका, 15 में आकर के प्रकाशित होता है। और ये वेगनर महोदय आते हैं और इन्होंने कहा कि महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है। इन्होंने कहा कि जो सियाल है वह सीमा पर तैर रहा है, जबकि इनका खंडन बहुत सारे विद्वानों ने किया, क्योंकि जो सियाल है मेरे प्यारे दोस्त वह कम घनत्व है, लेकिन सीमा का जो सीमा जो है उससे ज़्यादा घनत्व है। आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अभी हम समझाएंगे इसके बारे में, तो इसको आपके समझ में आ जाएगी थोड़ी बातें। यहाँ पर बहुत आसानी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से लगातार प्रश्न बन रहे, बिल्कुल स्किप नहीं करना। मैं बार बता रहा हूँ, अगर टाइम है तो शुरू करिए देखना, अन्यथा आप वीडियो को रोक दीजिए और बाद में आकर के देख लीजिएगा। लेकिन जब भी देखें, ऑनलाइन देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। ओके, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, वेगनर ने कहा कि पृथ्वी थी, पृथ्वी पर पहले हुआ करता था एक ही सागर था और एक ही मतलब कि एक ही स्थान था। इन्होंने कहा कि एक प्रकार से कुछ इस प्रकार से पृथ्वी पर क्या रहा होगा, पृथ्वी पर एक मतलब पृथ्वी रही होगी, मतलब कि ये पृथ्वी है मान लेते हैं पूरी की पूरी। अब यहाँ पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में ये मान लेते हैं, 1 मिनट में लिख दूँ, ये पृथ्वी इन्होंने बताई। और पृथ्वी के बाद में इन्होंने कहा जो है, पृथ्वी के बाद में इन्होंने कहा कि जो ये वाला भाग था, यहाँ पर क्या था, जलमग्न था, मतलब यहाँ पर पानी भरा हुआ था, ये पानी का क्षेत्र था, मतलब ये विशाल जो है सागर था। इसके बीच का जो ये भाग देख रहे हैं आप, ये वाला जो ऐसे ऐसे देख रहे हैं भाग, जो डॉटेड भाग है, मतलब ये जो हमने यहाँ पर जो है डिनोट करवा दिया, ये भाग क्या था, इसको हम कहते थे पैंजिया, इसको हम पैंजिया कहते थे। क्या कहते थे, इसको पैंजिया कहते थे। जो स्थल खंड था उसको पैंजिया कहते थे, और जो सागर था इसको हम पैंथालासा के नाम से जानते थे। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे पहले पैंजिया शब्द और पैंथालासा शब्द किसने दिया है, तो पैंजिया और पैंथालासा शब्द कौन दिया है, वेगनर महोदय ने दिया है। ऑब्जेक्टिव बोलो, ध्यान रखेंगे। आपसे एग्जाम में लिखित वालों पूछेगा कि जो है पृथ्वी की महाद्वीपों का विस्थापन हो रहा है, या फिर महाद्वीपों की उत्पत्ति और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, ऐसे प्रश्न पूछेगा। तो उसमें चित्र भी इंपॉर्टेंट होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा। तो एक जो है भूभाग था जिसको हम जानते थे पैंजिया के नाम से, ये पैंजिया है, और एक प्रकार से जो आपका सागर है वह क्या है, वह पैंथालासा है। अब हुआ क्या, धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बीच में दरार प्रारंभ होना जो है एक प्रकार संकुचन बल और ज्वारीय
ज्वारीय बल के कारण से दो बल इन्होंने बताए। इन्होंने कहा कि ज्वारीय बल और जो है ज्वारीय बल और एक प्रकार से संकुचन बल, दो बल कार्य कर रहे थे। दो बलों के कारण से क्या हुआ, इसमें दरारें पड़ी और एक प्रकार से यह दो भागों में टूट गया। कौन दो भागों में टूट गया? यह जो पृथ्वी थी, मतलब पृथ्वी का जो स्थल खंड था अर्थात जो पैंजिया था, या दो भागों में टूट जाता है। और जब दो भागों में पैंजिया टूट जाता है तो किस प्रकार से होता है, यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। एक नया चित्र आता है, 3 चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक नया चित्र आता है, एक तो ऊपर की ओर भाग चला जाता है और एक नीचे की ओर भाग चला जाता है, और जो बीच का भाग होता है एक प्रकार से यह भाग जो है कहीं ना कहीं पे मेरे प्यारे दोस्तों, इसी को टेथीज सागर के नाम से जाना गया। इसको किसके नाम से? इसको टेथीज सागर के नाम से जाना गया। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं टेथीज का खुलना। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछेगा कि टेथीज का खुलना किसे कहा जाता है? तो टेथीज का खुलना जब पैंजिया और पैंथालासा जब जो है पैंजिया जो थी वह दो भागों में जब विभाजित हो जाती है, तो इस प्रक्रिया के दौरान जो है एक ऊपर वाला जो भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? हम अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। और नीचे वाले को हम गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। समझने का प्रयास करेंगे, यह गोंडवाना लैंड हो गया या अंगारा लैंड हो गया। तो जितने भी ऊपर के महाद्वीप आपके आज देख रहे हैं वह अंगारा लैंड के हिस्सा है। अंगारा लैंड को एक और नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्टिव वालों हमसे प्रश्न पूछता है तो उसको हम लारेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लारेशिया के नाम से जानते हैं। तो अंगारा लैंड क्या कहते हैं? उसको लारेशिया कहते हैं। आपसे पूछे गोंडवाना लैंड का हिस्सा कौन है? मेडागास्कर या दक्षिणी भारत हो गया, या इसी प्रकार से अफ्रीका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये सारे के सारे द्वीप क्या हैं? ये किसके हिस्सा हैं? गोंडवाना लैंड के हैं। आपसे जितने भी उत्तर के हैं, मान लेते हैं ग्रीनलैंड के बारे में बात करें, उत्तरी अमेरिका के बारे में बात करें, उत्तरी भारत के बारे में बात करें, या इसी प्रकार से आपका जो है आपका बात करें यूरोप महाद्वीप के बारे में, रूस के जो किसका हिस्सा है अंगारा लैंड का, गोंडवाना लैंड का? तो अंगारा लैंड अर्थात लारेशिया का है। आपसे पूछे लारेशिया को हम किस नाम से जानते हैं? अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। आपसे पूछेगा कि जो है पैंजिया किन दो भागों में बटा? अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड में बटा। आपसे पूछेगा जब जो है पैंजिया दो भागों में बटा तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? टेथीज का खुलना कहते हैं। क्या कहते हैं? टेथीज का खुलना कहते हैं। समझ में आ रही बातें ना? सारी बातों को आपको कंठस्थ कर लेना। एक भी यहाँ से प्रश्न लगातार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों से। ओके, लिखित वालों आप इसको ध्यान समझेंगे, ऐसे चित्र आपको बना के वहाँ समझा देना है। पूरा का पूरा नंबर आपको देने का प्रयास करेगा एग्जामिनर। यह बात मेरी आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी एकदम से। ओके, तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो भागों में पैंजिया टूट गया, और जो यह बीच का भाग, ये जो सागर बचा, इसको हम क्या कहते हैं? टेथीज सागर के नाम से जानते हैं। हुआ धीरे धीरे क्या, अब इसके बाद में अब जो है नई प्रकार की जो पृथ्वी बनी, आज का जो पृथ्वी का प्रक्षेप है, तीसरा चित्र वो बना देंगे। उसमें आप 7 महाद्वीपों को दिखा देंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसमें आप 7 महाद्वीपों के बारे में आसानी से आप बता सकते हैं, और महासागरों के बारे में आप बता दीजिएगा। जो मुख्य रूप से तो 4 ही हैं, लेकिन कहीं कहीं 5 मिलता है, लेकिन 5 है ही नहीं है, 4 महासागर ही हैं। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा 5 महासागर होते हैं और 7 महाद्वीप, लेकिन अब 8वां महाद्वीप भी आ गया जीलैंडिया के नाम से। चले, तो यहाँ पर आपने समझ लिया ना वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। अब वेगनर महोदय ने बताया, तीसरा चित्र भी समझ लीजिए नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको तीसरा चित्र में। अब हुआ क्या, वेगनर महोदय ने कहा कि यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर मान लेते ये बना उत्तरी जो है अमेरिका, आपका उत्तरी अमेरिका के जस्ट नीचे आपका ये है दक्षिणी जो है अमेरिका। इसके जस्ट बगल मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, इसके जस्ट बगल आपका ग्रीनलैंड यहीं पर है। ये ग्रीनलैंड हो गया। इसी के यहाँ पर जस्ट बगल आपका जो है अलास्का पड़ता है, इसी से चलता हुआ, जो कि रूस का हिस्सा हुआ करता था, जिसको बेच दिया है रूस ने। ओके, इसके बाद में यहीं पर आपका जो है यहीं से शुरू हो जाता है क्या, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप ऐसे से चलता रहता है, और इस यहीं पर काकेसाइड श्रेणी वगैरह आती है। इसी प्रकार से और भी मुद्दे आते रहते हैं। और यहाँ पर काकेसाइड पर्वत जो है, उसके बाद में और पर्वत एक है, उसका नाम नहीं ध्यान में आ रहा है, यूराल पर्वत उसका नाम है। यहीं से एक सीमा साझा करता हुआ यहाँ पर एशिया महाद्वीप के ओर हम बढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर ये भारत वगैरह को आप ऐसे बना दीजिए, और इस प्रकार से खाड़ी के देशों को होते हुए एशिया महाद्वीप हो जाता है। हालांकि बीच में कोई यहाँ पर जो है बाउंडेशन नहीं कर सकते, ऐसे है पूरा का नक्शा। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक महाद्वीप है जो कि जिसको हम भविष्य का महाद्वीप कहते हैं, जिसको हम भविष्य का महाद्वीप के नाम से जानते हैं, और जो कि अफ्रीका महाद्वीप के नाम से फेमस है। तो यह अफ्रीका महाद्वीप हो गया। इसी के नीचे यहीं से कटा हुआ एक भाग है मेडागास्कर, और यहीं से मेरे प्यारे दोस्तों यहीं से एक प्रकार से ये जो आपका ये मैं बता रहा हूँ, ये थोड़ा नीचे और हो जाए ज़्यादा बेटर है। ये मान लेते हैं यहाँ से। अब एक्चुअली में यहाँ पर और थोड़ा मुझको एक मिनट कीजिएगा, ये समझने का प्रयास करें। यहाँ पर
ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहीं पर आपका अंटार्कटिका वगैरह है, और यहीं पर अटलांटिक महासागर ये बीच में पड़ता है, ये वाला, ये प्रशांत महासागर का हिस्सा, इधर भी प्रशांत महासागर, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, यहीं पर जापान वगैरह, जावा, पेकिंग, यहाँ पर श्रीलंका वगैरह, इस प्रकार से यहाँ पर द्वीप वगैरह बसे हुए हैं। ये है आज के पृथ्वी का नक्शा, थोड़ा छोटा बना है लेकिन आप लोग मैनेज करिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब ये बचा, अब इन्होंने कहा क्या कि अगर आंध्र महासागर के हम दोनों तटों को मिलाएं, या फिर मेरे प्यारे दोस्तों आंध्र महासागर क्या है, इसके बीच के जो दोनों तटों को अगर मिला दें हम यहाँ पर, तो एक सा दिखाई पड़ता है, वैज्ञानिक महोदय ने बताया। इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारत का जो ये हिस्सा, दक्षिणी हिस्सा ये वाला, ये कट करके यहीं से गया है, तो विस्थापित हो रहा लगातार। तो इन्होंने कहा जिस प्रकार से भारत यहाँ पर गया, इसी प्रकार से मेडागास्कर जो है यहाँ से टूट करके अलग हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये टूट करके मेडागास्कर जो लैंड है अलग हुआ, अफ्रीका में पहले जुड़ा हुआ था। यहीं पर आज एक जो है दरार देखने को मिलती है, कुछ दिन बाद में एक देखेंगे एक और द्वीप नया बन जाएगा बड़ा सा, ये अफ्रीका को तोड़ते हुए। तो कहीं ना कहीं पे महाद्वीपों का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। और किस दिशा में विस्थापन, आज हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगातार बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है, क्योंकि जो प्लेटें हैं, लगभग 6 प्लेटें होती, बड़ी बड़ी प्लेटें हैं, एशिया जो है उत्तरी अमेरिकन प्लेट, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, यूरोपियन प्लेट, जो है एशियन प्लेट, उसके बाद में आपका दक्षिण एशियन प्लेट या ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऐसे प्लेटें हैं जो कि क्या करती हैं, एक प्रकार से ये प्लेट जो है भारत का जो हिस्सा ये इधर की ओर मूव कर रहा है। प्लेटें इस तरह से कुछ क्या कर रही है, विस्थापन हो रही है इनका। तो इस तरीके से प्लेटें जा रही, तो यहीं पर आपका हिमालय पर्वत पड़ता है। अब इसीलिए जब प्लेटें उन पर धक्का लगता है, तो टेथी जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत यहाँ पर आप पढ़ेंगे, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर ने यही बातें बताई थी कि वहाँ पर प्रेशर लग रहा है और कहीं ना कहीं पे उसके जो मलबे हैं वह टेथी भूसन्नति के, चूँकि ये मध्य का भाग पड़ता है, यहीं पर आपका बिल्कुल मध्य का भाग पड़ता है। जब बिल्कुल मध्य का भाग पड़ता तो वहीं पर कहीं ना कहीं पे टेथिज भूसन्नति यहीं पर थी। तो टेथिज भूसन्नति अभिनतिवा भाग होती है, मतलब एक गहरी सक्रिय जलराशि जो होती है, ये मान लेते हैं पृथ्वी पूरा का स्थल खंड है, और स्थल खंड में ये गहरी खाई जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, भूसन्नति। इसमें मलबा भरता गया, और इसके बाद में क्या हुआ, इधर का संकुचन 2 बल लगे, और इसके कारण से मलबा ऊपर उठा, जिसके कारण से वलित पर्वतों का निर्माण हुआ, पर्वत बन गए। ये बातें कोबर ने बताई। तो कहीं ना कहीं पे इसी कारण से हिमालय भी आज बढ़ रहा। तो ये मुद्दे समझाए किसने, उन्होंने कहा जो महाद्वीप है उनका विस्थापन, और इस प्रकार से विस्थापन के कारण से महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरों की उत्पत्ति। चूँकि पहले महासागर और ये सब एक ही महासागर था, एक ही महाद्वीप था, लेकिन बाद में चल करके अलग अलग महासागर बन गए, अलग अलग चीज़ें बन गई। ओके, ये मुद्दे समझ में आए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका लोग, लेकिन ज़्यादा समय हो रहा है। यहाँ पर समझते हैं आगे अपना महाद्वीपों और महासागरों का उत्पत्ति संबंधित वैज्ञानिक महाद्वीपीय सिद्धांत हो गया आपका। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होती है, यहाँ पर थोड़ा समझ ले। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, और यहाँ से हम इस भाग को ऐसे काट करके बाहर निकालते हैं। जब हम इस भाग को काट करके ऐसे बाहर निकालते हैं तो ये है आपकी भूपरपट्टी, जो ऊपर वाला भाग है ये है आपका, और ये अंदर वाला भाग है, ये एकदम से अंदर वाला भाग है। 75,000 कुछ किलोमीटर, लगभग 600 किलोमीटर के आसपास जो है उसका जो है खाई है, मतलब गहरी पृथ्वी के अगर मैं बात करूँ उसका केंद्र है, मतलब त्रिज्या, अगर ये बात करूँ ये वाली त्रिज्या का घूम काटे तो। अब यहाँ पर समझने का आप प्रयास करेंगे, इनको 3 भागों में अगर हम बांट कर पढ़ें तो एक प्रकार से सही तरीके से होगा। यहाँ पर ये क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सीमा कहते हैं, और इसको हम निफे कहते हैं। क्या कहते हैं, सियाल, सीमा, निफे। या इसी को अगर बात करें हम तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्रस्ट कहते हैं, इसको हम मेंटल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और इसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम कोर कहते हैं। तो ये प्रकार से आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ सकते हैं। किसी दिन विस्तार समझाने का प्रयास करूंगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना को। यहाँ पर सियाल का मतलब होता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, मतलब कि SiAl, सिलिकॉन मतलब एल्यूमिनियम, और ये एक प्रकार से इसका घनत्व तो थोड़ा सा कम है। सीमा का मतलब Si और मैग्नीशियम, मतलब कि सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसका घनत्व तो सियाल से ज़्यादा है। और निफे जो होता है Ne और Fa, मतलब कि NiFa, निफे होता है निकल और फेरस इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पर। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हुआ क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कि जो इसी के आधार पर इन्होंने बताया था वैज्ञानिक महोदय ने, कि जो सियाल, सीमा, निफे, यह जो है अंगारालैंड, गोनो या पैंजिया, जो पैंजिया था उसके 3 भाग थे। पैंजिया के 3 भाग थे, सियाल, सीमा और निफे, जो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में थे। अब जो इन्होंने कहा था कि जो सियाल है या बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, तो लोगों ने आलोचना करी कि जब सीमा भैया ज़्यादा ठोस है, मान लीजिए तो लोहा पर अगर आप सोचें कि पानी को तैरा दे, तैरेगा नहीं, तैरेगा ना। तो इसी प्रकार से जब सीमा ज़्यादा कठोर है और जो सियाल है वह कम कठोर है, तो कैसे तैरेगा, दैट इज इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। इसी को लेकर के नकार दिया गया है, और बहुत सारे सिद्धांत इनको लेकर के। और 2 बल जो उन्होंने बताए थे, ज्वारीय बल और एक प्रकार से संकुचन का बल, वो बल जो है पूर्ण रूप से सिद्ध ही नहीं होते हैं
के मतलब इतने बल के कारण से प्लेटों का विस्थापन या पर्वतों का निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसी बातें हैं। यहाँ पृथ्वी के अंदर संरचना हो गई आपकी। पर्वत निर्माण के भू अभिनति कोबर का जो भू सन्नति सिद्धांत है कैसे हुआ, इसको भी 1 मिनट में समझ लीजिए। भू अभिनति क्या है, भू सन्नति क्या है, जल्दी जल्दी समझने का प्रयास करते हैं। ओके, समय कम है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये दो एक प्रकार से 2 स्थल खंड हैं। यहाँ पर मान लेते हैं स्थल खंड था ये वाला, और यहाँ पर किसी कारण के बस में क्या हुआ है, एक अभिनति बनी हुई, एक सन्नति है। अभिनति सन्नति क्या होती है, एक ऐसी सक्रिय जलराशि, मान लेते ये समुद्र था, ऐसा नहीं बनाते, ये मान लेते ये समुद्र था, इसके बाद में ये हुआ, ये समुद्र था पूरा, और यहीं पर एक गर्त बना हुआ है, खाई बनी हुई है। अब यहाँ पर खाई बनी हुई, इसी को हम भू सन्नति या भू अभिनति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से मान नदियों का जल कहाँ पर आता है, भू सन्नति में गिरता है, इधर भी नदियों का जल मान लेते हैं, इस पे जाकर के समुद्र में मिल रहा है। अब जब नदियों का जल आकर के समुद्र में गिर रहा है लगातार, तो नदियों के साथ अपर्दन के फलस्वरूप क्या आते हैं, मलबे आते हैं, जो कि नदियाँ जहाँ पर निक्षेपण नहीं कर पाती तो सीधे सीधे आप जो है नदियाँ क्या करती हैं, समुद्र में डाल देती हैं। समुद्र में डाला और समुद्र के जो सबसे गहरा भाग था वहीं पर सीधे जाकर के वो मलबे जमा होते गए। यहाँ पर मलबों की संख्या बढ़ती गई और इस पर क्या हुआ, एक प्रकार से ये मान लीजिए तार है, और इस तार से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा ये। अब जब इस तार पर लोड ज़्यादा पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं पे इस पर भी लोड पड़ेगा, और इस पर एक प्रकार से खिंचाव का बल लगेगा, ये खिंच जाएगा इधर की ओर, तो इसमें मोशन होगा किस साइड में, इस साइड में। जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा, जब दबाव पड़ेगा तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से उठेंगे। जब यहाँ पर दबाव पड़ेगा भैया, जैसे एक खूंटी मतलब कि मान लेते 2 तार है, यहाँ पर एक मान लेते एक खूंटी है, यहाँ पर बांध दिया, यहाँ पर बांध दिया, खूंटी पर तार। यहाँ पर जब आप कपड़ा फैलाने जाते हैं, कभी आपने कपड़ा फैलाया होगा, तो जब हम बीच में कपड़ा फैलाते हैं तो क्या होता है, इधर का भाग तो ऊंचा ही रहता है उतना ही, और इधर का भाग भी ऊंचा रहता है, लेकिन बीच का भाग क्या होता है, धंस जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, बीच का भाग थोड़ा सा ऐसे झुक जाता है। और ज़्यादा जब बीच में ही लोड दे देते हैं, आप मिलते इस पर लटक जाइए, इस पर जो है लटक जाइए, इस जो कुंडी, इस पर बीच वाले तार को पकड़ के लटक जाइए, तो इधर अगर थोड़ा सा कम मजबूत होगा, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में आकर के इस तरीके से मोशन करेंगे, इस तरीके से इनकी गति ऐसे होगी, आपस में आकर के टकरा जाएंगे। सेम यही कंडीशन हुई कोबर के भू सन्नति सिद्धांत के अकॉर्डिंग। हुआ क्या, हुआ यही मेरे प्यारे दोस्तों कि जिस प्रकार से नदियों के जल के द्वारा बहा करके बहुत सारे निक्षेप लाते गए और भू सन्नतियों का लोड बढ़ता गया, और जब लोड इतना बढ़ गया कि दोनों के दोनों जो स्थल खंड थे कहीं ना कहीं पे यह रोक नहीं पाए इस लोड को, और जब लोड को नहीं रोक पाया तो मेरे प्यारे दोस्तों हुआ क्या, दोनों के फलस्वरूप क्या हुआ, एक प्रकार से घमासान टक्कर हुई, और जब घमासान टक्कर हुई तो एक प्रकार से क्या हुआ, पर्वतों का निर्माण हुआ। ये जो मलबे थे अंदर भरे हुए थे, जो नदियों के द्वारा बहा करके लाए गए थे, पत्थर कंकड़ पत्थर या बहुत सारी चीज़ें, वह सारे के सारे क्या हुए, ये सब ऊपर की ओर इसे उठने लगे, और जब ऊपर की ओर उठने लगे तो एक प्रकार से एक विशाल पर्वत का निर्माण होता है, जिसको हम एक प्रकार से चाहे हम कोई भी पर्वत बोल सकते हैं, जो है आपके पर्वत हुए हैं कहीं ना कहीं पे। उन पर्वतों के बारे में अगर मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ से ये आकर के यहाँ पे टकराया, यहाँ से यहाँ टकराया, और जो बीच का भाग था, ये बीच का भाग उठा ऊपर और उठा, और इसी से क्या पड़ गया, इसका वलन पड़ गया। वलन क्या होता है, इस प्रकार से जब कोई स्थलाकृति होती है इसी को हम वलन कहते हैं, इसको हम अपनति कहते हैं, इसको हम अभिनति कहते हैं। जो धंसा हुआ भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं, जो उठा हुआ भाग होता है उसको अपनति कहते हैं। तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि अपनति क्या होता है, अभिनति क्या होता है, बड़े आसानी से पर्वतों के जो निचले भाग होते हैं, धंसे हुए भाग होते हैं, उसी को हम अपनति कहते हैं, मतलब अभिनति कहते हैं, और जो उठे हुए भाग होते हैं उसको हम अपनति कहते हैं। समझ में आ रही बात है ना। चलिए आगे बढ़ते, तो यही हुआ सेम और सेम, क्या पर्वत ऊपर उठे और यहाँ पर वलन पड़ गया, ऊंची ऊंची चोटियाँ बनती गई। आप हिमालय के परिप्रेक्ष्य में समझे, हिमालय का निर्माण हुआ, ऊंची ऊंची चोटियाँ बीच में होंगी, माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियाँ, कंचनजंगा जैसी चोटियाँ बीच में होंगी, और किनारे किनारे क्या हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, छोटी छोटी चोटियाँ हुई, या फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्लेटिव बन जाएगा, मतलब कि यहाँ पर पठार बन गया। तो जहाँ पर भी आप देखेंगे, जैसे मान लेते इधर पामेर का पठार, और इधर जो है कहीं ना कहीं पे पामेर का पठार हो गया या तिब्बत का पठार हो गया, और बीच में मतलब बीच में चोटियाँ बहुत अधिक मात्रा में होती हैं, और किनारे किनारे आपका जो है क्या हो जाता है, छोटे छोटे मतलब कि एक प्रकार से पहाड़ बन जाते, सॉरी जो है पठार। तो किनारे पठारों का निर्माण होता है इस कारण से, तो दोनों किनारे में पठारों का निर्माण हो जाता है, और बीच में क्या बन जाते हैं, पर्वत बन जाते हैं ऊंचे ऊंचे श्रेणी के। ये थे कोबर का भू सन्नति सिद्धांत। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आगे थोड़ा अब यहाँ पर कोबर का भू सन्नति सिद्धांत हो गया। चले आगे बढ़ते, नहीं तो ज़्यादा समय ले लूँगा आपका। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला आपका भौगोलिक अपर्दन, भौगोलिक चक्र और अपर्दन चक्र, जो कि डेविस और प्लैंक के द्वारा दिया गया था। इसको समझाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा, हालांकि इसको समझ लीजिए। अपर्दन, अपक्षय, आच्छादन, सारे बात आप जानते ही, हमने बता ही दिया था।
नदी के कार्य क्या होते हैं, नदी की स्थलाकृतियाँ, नदी के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाई जाती है, डेल्टा हो गया, एस्चुरी हो गया, ये सारी की सारी डेल्टा बना मतलब कि नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ, तो इससे लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया नदी के कार्य को बताते हुए उसकी स्थलाकृतियों के बारे में, से उसकी स्थलाकृतियों के बारे में बताइए। जैसे जो नदियाँ आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह नदियाँ क्या बनाती हैं, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह क्या बनाती हैं, वह डेल्टा का निर्माण करती हैं। लेकिन जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं अधिकतर वह नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है, एस्चुरी क्या होती है, 1 मिनट में समझिए। डेल्टा वह भाग होता है आपके, मैं एक प्रकार से बताना चाहूँ आपका, तो डेल्टा वह भाग होता है, समझने का प्रयास करेंगे। डेल्टा जो होता है, मान लेते नदियाँ बह करके आ रही हैं, नदियों के बहने के बाद में नदियाँ अपने साथ कुछ मलबे को बहा करके लाती हैं। अब मलबे इतने अधिक मात्रा में हो जाती है, मान लेते नदियाँ जब पहाड़ों से चलती हैं बहुत वेग से चलती हैं, बहुत वेग से नदियाँ आती रहती है और पर्वतों को पहाड़ों को काटते हुए आती रहती है। और एक समय ऐसा आता कि जब वो अपनी वेग को कम करती, धीरे धीरे उनकी जो शक्ति होती है, कहीं पर बांध बनाया गया, कुछ बनाया गया, तो उससे क्या होता है उनकी गति में धीमाई आती है, मतलब कि धीमी गति की हो जाती है, उनकी गति में मंदता आती है। तो वह मंदता और भी आती है, इसके कारण से जो है कहीं ना कहीं पे नदियाँ जो है मेरे प्यारे दोस्तों उनमें बहुत अधिक मात्रा में जल अपर्दन, मृदा अपर्दन, मतलब कि मृदा अपर्दन, इसी प्रकार से कंकड़ पत्थर अपर्दन, सोल इरोजन, बहुत सारे अपर्दन या इरोजन करती, इरोजन मतलब अपर्दन ही होता है, उसको करती रहती हैं, तो मलबे इकट्ठे हो जाते हैं। अब यह मलबे क्या होंगे, यह मलबे कहीं ना कहीं पे इसके जल को रोकेंगे। अब मलबे जब नदियाँ ऐसी कंडीशन में आएगी उनकी जो है शक्ति खत्म हो जाएगी, तो अब मलबों को बहा करके आगे नहीं ले जा पाएंगी। अब जब मलबे आगे नहीं बढ़ेंगे तो वहीं पर छोड़ना पड़ेगा उन नदियों को। अब यहीं पर छोड़ती हैं नदियाँ, मलबे माने तो यहीं छोड़ दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक प्रकार नदियों जब मलबे छोड़ देंगी, नदियों का जल इधर से बहना शुरू कर देगा, इधर से बहना शुरू कर देगा, इसी प्रकार से इधर, तो नदियों की शक्ति भी खत्म हो गई कि उस जो है बहा करके अलग से बहे, वो मतलब कि उनको बहा नहीं सकती, अलग से ही बहना पड़ेगा और ज़्यादा भी नहीं बहना पड़ेगा कि पतली पतली धाराओं में नदियाँ बढ़ जाती हैं। जब नदी जब बुढ़ी अवस्था में होती है, मतलब कि एक प्रकार से जब गिरने को होती हैं सागरों में गिरने को, तो इस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से बढ़ जाती हैं, और जब अलग अलग भागों में बढ़ जाती हैं तो एक प्रकार से एक ऐसे विशाल भूखंड का निर्माण होता है जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पश्चिम बन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, पश्चिम बंगाल का डेल्टा आपसे पूछा जाता है। वहाँ पर कौन से वृक्ष पाए थे, मैंग्रोव नामक वनस्पति पाई जाती है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर डेल्टा से प्रश्न पूछेगा कि पक्षीपात डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी कौन बनाती है, ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा किस प्रकार से होता है, ये क्या होता है, ये वो मतलब कि डेल्टा। तो ऐसे प्रश्न पूछेगा। आप 100 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न देख लेंगे तो बड़े आसानी से डेल्टा के बारे में हमने बता दिया, कौन सी नदी कौन किस प्रकार का डेल्टा बनाती है। आगे समझते, थोड़ा सा और आगे समझ लीजिए मुद्दे को, आगे थोड़ा समझ लीजिए, ज़्यादा नहीं समझने का प्रयास करेंगे, थोड़ा समझने का प्रयास। एस्चुरी क्या होती है, यहाँ पर जो नदियाँ आती हैं सीधे सीधे, चूँकि जो नदियाँ होती हैं, और मान लेते कोई ऐसी नदी है जो कि एक प्रकार से जो ज़्यादा मतलब इधर से निकली थोड़ा दूर पर, थोड़ी दूर पर आकर के चलती है, मतलब कि थोड़े दूर यहीं से निकली और यहीं पर गिरना हुआ उसको, अरब सागर में मान लेते हैं इनको गिरना हुआ, यहीं से नदी निकली और अरब सागर में गिरना हुआ। अब कोई नदियाँ ऐसी तो डायरेक्ट आती हैं और बिना जो है डेल्टा बनाए हुए सीधे क्या करती हैं, वह गिर जाती हैं। जब सीधे गिरती हैं तो एक प्रकार से उनका वेग क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब जो समुद्र तल मान लेते हैं, यहाँ पर समुद्र तल था, यहाँ पर समुद्र तल, लेकिन नदियों का वेग इतना था कि वह, और यहाँ पर मान लेते हैं उसका नितल है। नितल मतलब होता है कि जो है समुद्र के नीचे की ज़मीन जो होती है, कहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर ज़मीन है, लेकिन नदियों का वेग इतना तेज़ है कि वह जो है नदियों के वेग के कारण से जो तल है उससे कम से कम और गहरी चीज़ें खाई बना देती हैं। तो एक प्रकार से जो खाई होती है समुद्र में नदियों के द्वारा बनाई गई खाई को हम क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। ध्यान रखेंगे इतनी बात ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न समझते हैं। तो यहाँ पर हो गया यही आपका कार्य क्या होता है, नदियों का कार्य, बहुत सारे कार्य होते हैं, उसको समझेंगे किसी दिन। उसके अंदर चक्रवात क्या होता है, प्रतिचक्रवात क्या होता है, इसको भी समझने का हम प्रयास करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो के अंतर्गत। चक्रवात एक हवा होती है, तूफान होते हैं, और एक प्रकार से चक्रवात में हवाएं और प्रतिचक्रवात में एक प्रकार दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, किसी दिन समझेंगे। चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रकार इसके कौन कौन से वितरण कैसे हैं। वैसे एक लगभग 4 घंटे की वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, 4 घंटे की वीडियो, उसमें देख लेंगे। हमने सारे के सारे प्रश्नों को विस्तार समझा दिया ऑब्जेक्टिव वालों। 4 घंटे की वीडियोस को देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने का प्रयास करूंगा। आगे देखते हैं अगला, जलवायु प्रदेश क्या होते हैं, उनके वायुदाब पेटियाँ। वायुदाब पेटियाँ बहुत सारी है, इनके बारे में, कहाँ पर कैसी वायु चलती है इसके बारे में, फिर वायुदाब पेटियाँ कहाँ पर किस प्रकार से वायु होती है, जलवायु प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में हमको पढ़ना होता है। उसके बाद में ज्वार भाटा क्या होते हैं। ज्वार भाटा आपको पता होता है सूर्य चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण से या आकर्षण शक्ति के कारण से क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है।
ज्वार जो होता है उठने की प्रक्रिया, जो नदी में पानी उठता है उसको हम ज्वार कहते हैं, जो बैठता है उसी को हम भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा की स्थिति यही होती है। ओके, ध्यान रखें उसके कितने प्रकार होते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, सिद्धांत को समझें, उसके सिद्धांतों के बारे में। उसके अंदर वायुमंडल में जो विभिन्न परतें, क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, उसके बाद में बाह्य मंडल हो गया, सारे के सारे मंडलों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी के अंदर तो ओजोन से प्रश्न पूछा जाता है, ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है, ओजोन परत की खोज किसने करी थी, उसको भी यहीं पर ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न पूछेगा। तो वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में आपको पढ़ लेना है और उसके स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ लेना है जो कि वायु के द्वारा बनाई जाती हैं। तो कुछ स्थलाकृतियाँ वायु के द्वारा बनाई जाती है, जैसे बाल का स्तूप हो गया, इसी प्रकार से अन्य स्थलाकृति हो गई जो कि इसके द्वारा बनाई जाती है। तो इसको आपको पढ़ लेना बड़े आसानी से। ओके, इसी प्रकार से महासागरीय जल धाराएं एवं तापमान और लवणता। तो महासागरीय जल का ताप मतलब जल धाराएं कैसी, ठंडी जल धारा कौन सी है, कौन सी जो है गर्म जल धारा कहाँ से निकलती है, क्या होती है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और तापमान जो है उनका समुद्रों का मतलब कि जो महासागर उनका तापमान कैसा होता है, फिर वह वायुमंडल का तापमान कैसा है, इसी प्रकार से समुद्रों की लवणता कैसी है उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आपको पढ़ लेना है। प्रवाल भित्तियाँ क्या होती है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। और उसके अंदर जियोम अर्थात बायोम क्या होते हैं उसको भी आपको देख लेना थोड़ा सा। प्लैंकटन वगैरह के बारे में यहाँ पर एक आध प्रश्न आपसे पूछा था तो उसको भी आपको पढ़ लेना है, किसी दिन बताऊंगा। और उसके बाद में आपका ज्वालामुखी और भूकंप के बारे में पढ़ना होता है। ज्वालामुखी भूकंप एक प्रकार से प्रक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे से क्या आते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं। यहाँ पर ज्वालामुखी होती है क्या, ज्वालामुखी एक प्रकार से मैं बता दूँ आपको, बहुत तरीके से ज्वालामुखी आती है, किसी दिन आप चर्चा करेंगे ज्वालामुखी पर विशेष रूप से। हालांकि यहाँ पर बताना चाहूँगा तो ज्वालामुखी लगभग 2 घंटे का टॉपिक है, पूर्ण रूप से बता नहीं पाऊंगा और बात समझ में आएगी। ज्वालामुखी होता क्या, एक मिनट समझिए। ये पृथ्वी की ऊपरी संरचना मान लेते हैं। यहाँ पर होता क्या, आंतरिक संरचना में बहुत सारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना मान लेते हैं बहुत गर्म है। यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बहुत गर्म मात्रा में है। यहाँ पर लावा भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, मतलब मैग्मा भरा हुआ है। यह मैग्मा क्या होता है, हमेशा उबलते हुए अवस्था में होता है। मान लेते हैं यहीं पर कोई झील है या फिर कोई समुद्र है या फिर कोई नदी है, झील कोई मान लेते हैं। जब नदियों पर बांध बनाते हैं तो झील का निर्माण होता है, और झील पर जब होता है क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। मान लेते हैं झील पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। अब झील पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से कुछ जल की दरारें बीच में पड़ गई, दबाव के कारण से दरारें पड़ गई। दरारें जा करके जल वहाँ पर क्या होते हैं, उन्हीं जो गर्म होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो उस वहाँ पर जा करके वहाँ से टकराती है अंदर जो मैग्मा भरा हुआ है लिथोस्फीयर के आसपास, तो उसमें जा करके जब टकराती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे गर्म और ठंडे, जब कभी आप गर्म तावे पे पानी डाले होंगे छन्न से बोलता होगा, और जब बोलने के बाद में होता है क्या, उससे गैस निकलती है। तो उससे गैस जो, तो यही सेम वैसी कंडीशन यहाँ पर होती है। तो जब गैस ऊपर निकलेगी तो गैस ऊपर निकलने के लिए चूँकि जो है एक रास्ते की आवश्यकता होती है, तो वह रास्ता बनाने का प्रयास करेगी। तो रास्ता बनाएगी धीरे धीरे, और कहीं पर जब रास्ता मिल गया, मान लेते यही रास्ता निकल गया, तो उसी से ये जो मैग्मा होता है ये भी निकलने का प्रयास करने लगता है। इस प्रकार से ज्वालामुखी क्रिया होती है। कहीं ना कहीं पे इससे भूकंप भी आते हैं, ज्वालामुखी भी आती है किसी दिन, और बहुत सारे कारण हैं, एक कारण नहीं होता ज्वालामुखी और भूकंप कारण। ज्वालामुखी एक प्रकार से ज्वालामुखी पर्वत होते हैं। ज्वालामुखी कोई प्रक्रिया नहीं है, ज्वालामुखीयता एक प्रक्रिया होती है। ज्वालामुखीयता क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है, ध्यान रखेंगे। ज्वालामुखीयता जो होती है एक प्रक्रिया होती है। तो ज्वालामुखी एक प्रकार से पर्वत होता है, ज्वालामुखी पर्वत होता है। लगातार ज्वालामुखी यहाँ पर मैग्मा निकलता गया, एक प्रकार से गुंबद बन जाता है, लावा गुंबद, सिल डाइक इत्यादि। तो कुछ पृथ्वी के बाहर स्थलाकृति बन जाती है, और कुछ मान लेते हैं जो है लावा निकल ही नहीं पाया बाहर, तो अंदर ही फैल गया, तो क्या हो जाता है, उससे आंतरिक स्थलाकृति बनती है, पृथ्वी के अंदर ही जो है बन जाती है, सिल डाइक वगैरह होती हैं। ओके, चले आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और मुद्दों को हम। अगला है मेरे प्यारे दोस्तों आपका, अगला क्या है, अगला होता है आपका यहाँ पर समझने का, तो भूकंप होगा। भूकंप भी इसी प्रकार से आता है, किसी दिन समझा देंगे भूकंप और ज्वालामुखी दोनों को। उसके बाद में जीवमंडल को आप समझ लेंगे, उसकी अर्थ परिभाषा और उसके संगठक जो होते हैं उसके बारे में। तो ये सारे के सारे मुद्दे आपको पढ़ लेना है बड़े आसानी से, यहीं से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये सारे के सारे मुद्दों को आपको देख लेना है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।